दोस्तों नमस्कार। 2013 के स्वतंत्रता दिवस के दिन भुज के लालन कॉलेज से जो सिलसिला शुरू हुआ, समानांतर भाषण के सहारे, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समानांतर भाषण के सहारे जिस प्रकार से 2013 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 2023 आते आते वो सिलसिला अब थमता हुआ नजर आ रहा है। ब्रांड मोदी अब कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है और इस तरह से कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है कि अपने साथ साथ अपनी राजनीतिक पूंजी के साथ साथ आरएसएस की पूंजी को भी खत्म करता हुआ दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पूंजी को भी खत्म करता हुआ दिख रहा है और हिंदुत्व की उस पूरी चुनावी बिसात को कहीं ना कहीं मजाक के लहजे में कहा जाने वाला शब्द बना करके छोड़ दिया गया है। तो इसके लिए मौजूदा सत्ता व्यवस्था की वो पूरी बुनियाद जिम्मेदार है, जिस बुनियाद के सहारे चुनाव तंत्र को ही लोकतंत्र समझ लेने की भूल सत्ता करती रही। जरा भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी 1984 में भले ही 2 सीटों पर सिमटी, लेकिन तकरीबन 9.5 से 10% के बीच वोट भारतीय जनता पार्टी ने लाए। 1989 में दूसरे आम चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधे पर सवार होकर 2 से लेकर 85 सीटों तक पहुंच गई। फिर मुख्य विपक्षी पार्टी का सफर तय किया और फिर 1996 आते आते 13 दिनों के लिए ही सही 160-161 सीटों के साथ सत्ता का सफर भी तय किया। लेकिन सत्ता का सफर जो 1996 में 13 दिनों से शुरू हुआ था, वो सत्ता का सफर 303 सीटों के साथ जब 2019 में आया, तब लोगों को लगने लगा कि भारत अपनी तहजीब, अपनी बुनियाद से इतर हटकर गंगा जमनी तहजीब, धर्मनिरपेक्षता का हजारों साल का इतिहास, इन सब को तज कर कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व के सहारे एक ऐसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है जिसमें चुनाव तंत्र ही लोकतंत्र होगा, जिसमें आम आदमी के सोचने समझने की शक्ति भी वही होगी जो इस देश का राजनेता सोचता होगा, वही होगी जो नेता तय करेगा, जनता उस एजेंडे का पालन करते हुए नजर आएगी। लेकिन मत भूलिए कि यह देश, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, इस देश ने 1975 में 19 महीने की इमरजेंसी को बर्दाश्त नहीं किया था। तो 2019 के बाद जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को बिना इमरजेंसी लागू किए कुचलने का जो दौर चला, क्या चुनाव आयोग, क्या सीवीसी, क्या सीबीआई, क्या ईडी और क्या दूसरी संस्थाएं, क्या सूचना आयोग, इन सब को जिस प्रकार से कुचला गया, उस कुचले जाने के दौर पर यदि हम नजर डालें तो मौजूदा दौर में यदि अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दे, अलग अलग लोगों के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आए, तो सत्ता को जो डर दिखाई दे रहा है, वो डर सत्ता से पहले आरएसएस को दिखाई देना शुरू हो गया है। आरएसएस अब उस स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी को वो डिक्टेट करने की स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की स्थिति में आरएसएस आता जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 160 लोकसभा सीटों से ऊपर जाना मुश्किल हो सकता है। आखिर नरेंद्र मोदी के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विकास यात्रा को कहां पहुंचाया, किस राज्य तक? तो पश्चिम बंगाल में खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर एस्टेब्लिश किया, हालांकि वहां भी अब ढलान का दौर है। और पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कब्जा दिलाया, कांग्रेस से आयातित नेताओं के सहारे ही सही, लेकिन कब्जा दिलाया। लेकिन इसी दौर में कई बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिलती हुई नजर आई है। तो स्वाभाविक है कि क्रेडिट नरेंद्र मोदी का तो सत्ता की कमजोरी और भारतीय जनता पार्टी के सिकुड़ने के का कारण और जवाबदेही से नरेंद्र मोदी भाग नहीं सकते। अमित शाह की तथाकथित चाणक्य नीति उस जवाबदेही से भाग नहीं सकती। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताता हूं, जरा देखते जाइए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 और 64 सीटों पर अपने गठबंधन के साथ आती है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ 40 में से 39 सीटों पर आती है। क्या स्थिति है इन दोनों राज्यों में? बहुजन समाज पार्टी के भी साथ आने की बात हो रही है, मायावती के भी इंडिया गठबंधन से जुड़ने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा जब बुआ बबुआ कांग्रेस जनता के मुद्दों के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे, वो जाति जनगणना के पक्ष में बोलते नजर आएंगे। मायावती का रुख तो अभी से क्लियर दिखने लगा है कि जाति जनगणना का विरोध करने की स्थिति में वो नहीं है, बाकायदा समर्थन में दिखाई दे रही है। जयंत चौधरी महिला पहलवानों के आंदोलन और किसानों के आंदोलन के बाद जिस प्रकार की जाट चेतना उभर करके सामने आई है,
क्या उस जात चेतना के दौर में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए जयंत चौधरी और पूरा का पूरा उनका कुनबा, उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और उसके पीछे लगी हुई नीतीश कुमार की ताकत, जिसमें अब जाति जनगणना की पूरी ब्रांडिंग अब नीतीश कुमार के साथ चस्पा हो चली है, तो उस दौर में उत्तर प्रदेश की सियासत को मोदी योगी का हिंदुत्व कहां तक बचा पाएगा, नरेंद्र मोदी का पिछड़ा कार्ड किस हद तक चलेगा, योगी आदित्यनाथ का ठाकुर कार्ड किस हद तक हिंदुत्व की चाशनी में अपनी राजनीतिक जलेबी बना पाएगा, ये देखे जाने वाली बात है। फिलहाल सफलता संदिग्ध नजर आती है। जरा बिहार की परिस्थितियों को देखें तो न तो आज तक वहां भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद अब लगता नहीं कि निकट भविष्य में बिहार की सत्ता या बिहार की सियासत या बिहार की लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सुखद संदेश या संकेत लेकर आने वाली है। जरा महाराष्ट्र को भी देखते हैं, वो राज्य जो 1960 में एक बड़ी हिंसा के बाद, एक ऐसी हिंसा जिसमें साफ दिख रहा था कि मुंबई किधर रहे, इसको लेकर मराठी मानुष के जज्बात कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में सबसे आगे खड़े हो गए थे। आज वो जज्बात फिर से खड़े हैं। जी हां, महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट को उठाकर गुजरात ले जाया गया। महाराष्ट्र से आने वाले नेता नितिन गडकरी की उपेक्षा हो रही है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सरकार को बाला साहब ठाकरे की विरासत को दरकिनार करके 50 खोके एकदम ओके के नैरेटिव के सहारे, उस कथित नैरेटिव के सहारे जिस गुवाहाटी और सूरत मॉडल के तहत शिवसेना को तोड़ा गया और जिस ईडी मॉडल के तहत, सीबीआई मॉडल के तहत शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, चचा भतीजे को अलग करने की बिसात बिछाई गई, उसमें बुनियादी जनाधार तो दोनों पार्टियों का, चाहे वो बाल ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, वो दोनों अपनी पुरानी पार्टी और पुराने नेताओं के साथ यथावत रही। लेकिन इस जनाधार के साथ साथ जो सिंपैथी फैक्टर जुड़ा, उस सिंपैथी फैक्टर ने आरएसएस की जननी प्रदेश महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। नितिन गडकरी के अलावा कौन सी सीट आएगी भाजपा को, कोई नहीं जानता। नितिन गडकरी को टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी का खाता भी खुलेगा या नहीं, कोई नहीं बता सकता। और ये सब एक ऐसे दौर में हो रहा है जिस दौर में केरल ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा खोला नहीं, तमिलनाडु ने दरवाजा खोलने की जहमत नहीं उठाई, तेलंगाना ने खिड़की खोली जरूर लेकिन खिड़की समेत रोशनदान भी बंद कर लिया, और आंध्र प्रदेश में खुद भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजा खोलने की जहमत उठाने की कोशिश भी नहीं की, और नहीं आंध्र प्रदेश ने कभी भारतीय जनता पार्टी को स्पेस देने की कोशिश की। एक दौर में चंद्रबाबू नायडू ने 7 लोकसभा सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को जरूर पहुंचा दिया था अविभाजित आंध्र प्रदेश में। अब वो परिस्थितियां नहीं है। अब तो दक्षिण के राज्य, चाहे वो कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास जो तकरीबन 30 सीटें हुआ करती थी, उन 30 सीटों का 1/4 भी वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन और विचार का दौर जारी है। महाराष्ट्र में जो 23 सीटें मिली थी, उन 23 सीटों का आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात की बात करें तो वहां चाहे जितनी प्रचंड लहर अंतिम दौर में नरेंद्र मोदी बनाकर ले जाने की कोशिश करें, बनासकांठा और पाटन की लोकसभा सीट वापस ला पाएंगे, ये बेहद मुश्किल काम दिखाई देता है। और रही बात पूर्वोत्तर की, पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी 12-13 सीटों के आसपास, खुद भारतीय जनता पार्टी जो पूर्वोत्तर में दिखाई देती है, यदि वो सीटें बरकरार भी रहे तो वो सीटें 150 का आंकड़ा लोकसभा में पार कराने की योग्यता तो रखती है। 250 और 250 का आंकड़ा, 272 का बहुमत का आंकड़ा पूरा कराने की क्षमता पूर्वोत्तर राज्यों की लोकसभा सीटों के अंदर या इस देश के किसी एक राज्य की लोकसभा सीट के अंदर नहीं है। जरा बंगाल की बात लगे हाथ कर लें तो एक दौर में बंगाल में बांग्ला उपराष्ट्रवाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की विरासत से आगे चुनावी हिंदुत्व की बिसात बिछाने को खड़ी आरएसएस और बीजेपी जब नरेंद्र मोदी के सहारे घुसने की कोशिश की, तो एक दौर में जनता भारतीय जनता पार्टी को 18 लोकसभा सीटों तक जरूर पहुंचा गई। मगर आज का दौर देखिए, आज के दौर की यदि हम तुलना करें तो बंगाल की लड़ाई सीपीएम बनाम तृणमूल कांग्रेस से मटती जा रही है, और सीपीएम बनाम तृणमूल कांग्रेस के बीच
लेफ्ट कांग्रेस अलायंस बनाम टीएमसी के बीच जब बंगाल की बिसात बिछ रही है, उस बिसात में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे कितनी लोकसभा सीट आती है कहना मुश्किल है। गोरखालैंड को क्या इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता था, आज वहां भारतीय जनता पार्टी किस हालात में है ये हालिया उपचुनाव से स्पष्ट होता है कि न्यू जलपाईगुड़ी इलाके की सीट पर क्या हुआ। जरा पड़ोस के राज्य उड़ीसा की भी बात करें तो नवीन पटनायक ने जिस शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जमींदोज करने का काम किया है उड़ीसा में, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि नवीन पटनायक जितनी ज़्यादा प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद उड़ीसा में उतनी ही ज़्यादा जर्जर होती है। उससे इतर हट के झारखंड की बात यदि करें तो झारखंड के हालात तो ऐसे हैं कि ट्राइबल चेतना, ओबीसी चेतना और उसमें नीतीश कुमार का जाति जनगणना, इन सब ने एक इस तरह की परिस्थितियां पैदा की है कि शहरी मध्य वर्ग जमशेदपुर, रांची और धनबाद के बाहर भारतीय जनता पार्टी किधर है झारखंड के नेताओं को भी नहीं पता है। संभवतः जमशेदपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा या नहीं, इस बात पर भी गहरे सवालिया निशान है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन राज्यों की बात यदि करें तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज की तारीख में चाहे राज्य की सत्ता मिले ना मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है। छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां हालांकि थोड़ी बदली है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उस हालात में तो जरूर लाकर खड़ा कर चुके हैं जिस हालात में भारतीय जनता पार्टी को मार्गदर्शक मंडल की उम्र में पहुंचने के बावजूद रमन सिंह पर भरोसा करना पड़ रहा है। यदि रमन सिंह पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करना पड़ रहा है तो ये सत्ता में आने का भरोसा नहीं है, बल्कि ये भरोसा इस बात के लिए करना पड़ रहा है कि सत्ता के बाद, सत्ता की लड़ाई नवंबर दिसंबर में खत्म होने के बाद यदि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ना है तो कुछ बड़े स्टैलवर्ड्स खाता खोलने की स्थिति में राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखाई दे। उसमें रमन सिंह जैसे चेहरे काम आ सकते हैं और विधानसभा चुनाव की उनकी सक्रियता राज्य में इस लायक बना सकती है कि रमन सिंह और 2-3 सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस राज्य में खाता खोलने की स्थिति में हो। रही बात मध्य प्रदेश, राजस्थान की, अपने मुद्दे हैं। राजस्थान में जाट चेतना है तो गुर्जर चेतना भी है, सचिन पायलट भी फैक्टर है तो अशोक गहलोत भी फैक्टर है, मीणा फैक्टर भी है तो राजपूताना फैक्टर भी है, और इन सब से ऊपर बढ़कर देखें तो राजस्थान में वो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है जिस फैक्टर ने पूरे राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को अंदर से हिला रख दिया है। जी हाँ, वसुंधरा राजे फैक्टर। जब वसुंधरा राजे राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश नहीं की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को स्टेट के इलेक्शन में डेंट लगता दिख रहा है, तो ये कल्पना से परे है कि वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 4 महीने बाद होने वाला लोकसभा चुनाव उसमें जोर लगाते हुए दिखाई देंगी। तो राजस्थान की परिस्थितियां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। 25 में 25 लोकसभा सीटें बीजेपी ने अपने अलायंस के साथ जीती। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आज कमलनाथ कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम भी देंगे, तो कर्नाटक की तरह सोशल वेलफेयर स्कीम भी उन्होंने तमाम तरह की अनाउंस कर रखी है। और इन सब के बीच जातीय जनगणना को पहली कैबिनेट में लाने की बात भी कांग्रेस के लोग अब करने लगे हैं। तो ये वो परिस्थितियां हैं कि जब पहली कैबिनेट में जातीय जनगणना का मुद्दा उठेगा तो बिहार से उठा हुआ बवंडर, बड़ी ओबीसी आबादी वाले राज्य मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए कितना स्पेस छोड़ता हुआ जाएगा, इस बात को लेकर आरएसएस अब भी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। जरा लगे हाथ कर्नाटक की भी बात कर ले तो कर्नाटक में साफ दिखाई देता है कि अमूल वर्सेस नंदिनी विवाद के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों में जितनी हालत भारतीय जनता पार्टी की खराब है, उनसे ज़्यादा हालात कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व की खराब है। हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा की परिस्थितियों से सब वाकिफ हैं कि गुड़गांव और फरीदाबाद के बाहर ईएमआई कल्चर वाले हाई राइज के बाहर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की शाखाएं कितने जिलों में अब लगने की स्थिति रह गई है। कितने कस्बों में अग्निवीर से पीड़ित नौजवान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की शाखाओं को लगने देने की अनुमति देने की स्थिति में है, और कितने इलाकों में
आरएसएस हिंदुत्व की बिसात बिछा पाने की स्थिति में है। किसानों का भी मुद्दा है, दूसरे मुद्दे भी हैं, और इन तमाम मुद्दों के बीच यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जमीन खोती हुई दिखाई दे रही है। यूं कहें कि खो चुकी है। सरकारी कर्मचारियों और छोटे व्यवसायियों के शहर दिल्ली की भी यही स्थिति है। कोई जीएसटी से परेशान है तो किसी को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, और इन दो के कंपोजिशन से बनी हुई दिल्ली, 7 में 7 लोकसभा सीटें देने वाली दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश की अपनी समस्याएं हैं, एप्पल का मामला है, सेब की खेती और बागवानी का मामला है, और इन सब से आगे बढ़कर दूसरे मुद्दे भी हैं जो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में भी 5-0 से क्लीन स्वीप नहीं होने देंगे। तो इन सब को एक साथ क्लब करके देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के दौर में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से 160 से ऊपर लोकसभा चुनाव की परिस्थितियों में मौजूदा समय में है, वो कहना असंभव है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में। जो भी होगा पल पल की रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते रहेंगे, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।